देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौजूद दोस्तों। चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेन आपको बताएंगे दोस्तों। एक ऐसा इलाका जहां पर जमकर हिंदू मुस्लिम राजनीति होती है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नवनीत राणा जहर उगलती है दोस्तों। वहां पर हो रहे थे महानगर पालिका के चुनाव। बताएंगे कैसे अचानक से एक ऐसी तस्वीर सामने आई दोस्तों, जिसके बाद अकेले कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी और एआईएमआईएम ने बना लिया गठबंधन। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों, जिसे लेकर हो गया नया सियासी बवाल। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर विवादित बयान दिए जाने के मामले पर 40 के आसपास से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, डॉक्टर और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की ओर से चिट्ठी लिखी गई है दोस्तों। बताएंगे किसको चिट्ठी लिखकर विरोध जताया गया है और कौन से राज्य की कांग्रेस पार्टी सरकार पूरे सबूत के साथ में सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली है दोस्तों। मुस्लिम समाज के लोगों की आरक्षण की लड़ाई होने वाली है कांग्रेस की तरफ से तेज। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके सारे भ्रम टूटेंगे दोस्तों और सबके राज खुलेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र का अमरावती वो क्षेत्र है दोस्तों, जहां पर नवनीत राणा बीजेपी की तरफ से हिंदू समाज के लोगों को भड़काने के लिए विवादित बयान देती रहती है दोस्तों। और सामने से भी जब जवाब आता है तो मामला पूरी तरीके से अमरावती और आसपास के इलाके का सांप्रदायिकता वाला हो जाता है दोस्तों। और ऐसे में नवनीत राणा के अभद्र और सांप्रदायिक बयान आपको याद होंगे। ऐसे में इसी क्षेत्र के अंदर महानगर पालिका के चुनाव हो रहे थे दोस्तों, यानी मेयर पोस्ट को लेकर चुनाव हो रहे थे। टोटल 87 वार्ड में चुनाव कराए गए थे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर केवल 25 सीटें मिली थी और नवनीत राणा के पति रवि राणा की पार्टी युवा स्वाभिमान पार्टी को 16 सीटें मिली थी और एआईएमआईएम को यहां पर 11 से 12 सीटें मिली थी और अन्य सीटें विपक्ष के खाते में गई थी दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी और युवा स्वाभिमान पार्टी का मिलाकर आंकड़ा 43 तक पहुंच रहा था। लेकिन यहां पर मेयर बनाने के लिए 44 लोगों की जरूरत थी, यानी 44 पार्षदों की जरूरत थी। केवल एक पार्षद की कमी थी दोस्तों। इसके बाद ढूंढा जाता है कि क्या कोई पार्षद सपोर्ट करेगा। कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शरद पवार गुट के नेता और उद्धव ठाकरे गुट के जितने भी चुने हुए नेता थे दोस्तों, सबके सब विरोध में खड़े थे। लेकिन एक वोट की जरूरत थी और एक वोट कहां से आएगा, इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी दोस्तों। लगातार सदन के अंदर लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीचंद तेजवानी की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी कि कहीं उनका चुनाव मेयर चुनाव पूरी तरीके से फंस ना जाए दोस्तों। लेकिन अचानक से खबर सामने आती है कि एआईएमआईएम की ओर से पार्षद के चुनाव में जीती मीरा कांबले ने अपना हाथ उठाते हुए बीजेपी के उम्मीदवार श्रीचंद तेजवानी को अपना सपोर्ट देते हुए अगला मेयर बना दिया दोस्तों। यानी बीजेपी के नेता को जरूरत थी तो एआईएमआईएम ने सपोर्ट करके बीजेपी के उम्मीदवार को यहां पर मेयर बना दिया दोस्तों। और केवल एक सीट की एक वोट की जरूरत थी और वो वोट एआईएमआईएम के नेता का मिल गया। इसके बाद से यहां पर बीजेपी का मेयर बन गया और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेता यहां पर चुनाव हार गए दोस्तों। इसके बाद चुनाव जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता एआईएमआईएम के कुर्सियों की तरफ जाते हैं और उनके साथ में हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। यानी ऐसा लग रहा है कि पहले से ही सेटिंग हो गई थी कि यहां पर बीजेपी का मेयर बनाना है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना दिया गया। और ये वो सीट है दोस्तों जहां पर नवनीत राणा राजनीति करती है। नवनीत राणा के सामने एआईएमआईएम भी कई सारे लोगों को मैदान में उतारकर नवनीत राणा के बयान का जवाब देते हैं दोस्तों। और इसके बाद पूरी तरीके से सांप्रदायिक माहौल होने के कारण बहुसंख्यक समाज के लोग बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, जबकि अल्पसंख्यक समाज के लोग एआईएमआईएम की तरफ चले जाते हैं। और ऐसे में दोनों को फायदा मिल जाता है, लेकिन अंत में नुकसान देश की जनता का होता है दोस्तों, क्योंकि सांप्रदायिकता की राजनीति जीत जाती है, जहां पर दो अलग अलग समुदाय अलग अलग पार्टियों को वोट देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं और सांप्रदायिकता की राजनीति लगातार चलती रहती है। ऐसे में दोस्तों नवनीत राणा के अमरावती वाले क्षेत्र के अंदर ऐसा मामला सामने आना कहीं ना कहीं इस बात के साफ संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कई सारी ताकतें काम कर रही है और उसका ये जीता जागता उदाहरण है। एआईएमआईएम के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला लिया है कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल घूम फिरकर यही है कि कांग्रेस पार्टी के जब नेताओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया था अंबरनाथ के अंदर, तो कांग्रेस ने पूरे के पूरे पार्षदों को सस्पेंड कर दिया था, ऊपर से नीचे तक सबके सब सस्पेंड कर दिए गए थे। लेकिन एमआईएम ने अकोट सीट को लेकर कोई कदम नहीं उठाया था और कांग्रेस पार्टी ने पूरी इकाई को ही सस्पेंड कर डाला था। ये अंतर है दोस्तों दोनों पार्टियों के बीच में। और अब कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया जा रहा है, लोग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सांप्रदायिकता की राजनीति के कारण देश बर्बाद हो रहा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से दिए गए बयान को लेकर 40 के आसपास से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से लेकर बुद्धिजीवियों ने एक चिट्ठी लिखी है दोस्तों। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, जो मुस्लिम समाज के लोगों को बंगाली भाषी मुस्लिम समाज के लोगों को जिसको मियां शब्द बोलकर संबोधित करते हुए उनके खिलाफ विवादित बयान देते हुए कहते हैं कि उनको परेशान करो। अब इस मामले को लेकर दोस्तों मुस्लिम समाज विरोधी बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री के खिलाफ 40 से अधिक प्रमुख नागरिक, जिसमें शिक्षाविद है यानी एजुकेशन से जुड़े
जुड़े हुए लोग हैं, चिकित्सक है यानी डॉक्टर है, लेखक है, पत्रकार है, रिटायर्ड नौकरशाह है यानी ब्यूरोक्रेट है दोस्तों, इन सब ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री के एक विशेष समुदाय यानी बंगाली भाषी मुस्लिमों को मियां कहे जाने के खिलाफ नफरती बयानों पर स्वतः संज्ञान ले यानी सो मोटो ले और उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। असम में बंगाली मूल के मुस्लिम समुदाय के लोगों को बीजेपी के नेता मियां शब्द से संबोधित करते हुए विवादित बयान दे रहे थे दोस्तों, और 2023 से 25 के बीच में बीजेपी के नेता हिमंत विश्व शर्मा की ओर से बार बार मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर विवादित बयान दिया जा रहा है। खुलकर बीजेपी का नेता बोल रहा है कि वो सांप्रदायिकता की राजनीति करेगा। मुख्यमंत्री के पोस्ट पर रहते हुए इस व्यक्ति की ओर से बार बार एक छुटभैया गुंडे की भाषा बोली जा रही है दोस्तों, और इसीलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट के अंदर संज्ञान लेने के लिए बोला गया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिका दाखिल की गई है। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। योगेंद्र यादव ने इस तरीके के कदम का समर्थन किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनको इस तरीके से सामने आना चाहिए और अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए कि देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। मोहम्मद दीपक नाम के एक व्यक्ति ने उत्तराखंड के अंदर देश के लोगों को वो करके दिखाया दोस्तों जो देश के हर एक नागरिक को करना चाहिए, खासकर बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को करना चाहिए, ताकि बहुसंख्यक समुदाय के अंदर फैले सांप्रदायिकता की भावना को कम करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हर इलाके में सुरक्षित महसूस हो, सुरक्षा महसूस हो। ये काम बहुसंख्यक समाज के लोगों का है और इसीलिए मोहम्मद दीपक जैसे लोगों को आगे आना चाहिए दोस्तों। और आप बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी सामने आकर हाईकोर्ट से संज्ञान लेकर बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर लोगों का विश्वास देश के सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था से भी उठ जाएगा और इसीलिए कोर्ट को पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान यानी सेल्फ मोटो सो मोटो लेना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों में। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि बीजेपी के नेता मुस्लिम समाज के लोगों के वोट कटवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीजेपी के नेता ने बीएलओ को फॉर्म 7 देकर 72 लोगों के नाम कटवाने को बोला, काटने को बोला और इसमें ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग हैं दोस्तों। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। ये इकलौता मामला नहीं है, हर जगह पर इस तरीके की खबरें आ रही है और SIR के जरिए वोट चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। बीजेपी के गुंडे बीएलओ पर लोगों के नाम काटने के लिए दबाव बना रहे हैं। मना करने पर नौकरी छीन लेने की धमकी और मारपीट की धमकियां दी जा रही है। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर लोकतंत्र का पूरी तरीके से भद्दा मजाक बना दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से वीडियो शेयर करते हुए ये सबूत के साथ में बताया गया है कि कैसे अल्पसंख्यक समाज के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों एकनाथ शिंदे के जो मिनिस्टर है दादा भूसे, उन्होंने AIMIM के नेता मौलाना मुफ्ती से मुलाकात की है मालेगांव के मेयर इलेक्शन को लेकर। एकनाथ शिंदे ने अपने मिनिस्टर को भेजा है दोस्तों, क्योंकि बिना एकनाथ शिंदे के भेजे हुए मंत्री इस तरीके से जाएंगे नहीं मालेगांव चुनाव पर चर्चा करने के लिए और इसीलिए AIMIM के नेता मौलाना मुफ्ती के साथ में चर्चा चल रही है दोस्तों। आपको बता दें कि मालेगांव के जो महानगर पालिका के चुनाव के नतीजे सामने आए थे दोस्तों, उसमें 84 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें मिली थी इस्लाम पार्टी को, यानी इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, यानी 35 सीटें उनको मिली थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे। पूर्व कांग्रेस पार्टी के नेता शेख आसिफ के द्वारा बनाई गई पार्टी है इस्लाम पार्टी और मालेगांव में इनका दबदबा है दोस्तों। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो पार्टी है वो AIMIM और तीसरे पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट है, जिसको 18 सीटें, समाजवादी पार्टी को 5 और कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2 सीटें मिली है दोस्तों। ऐसे में 3 बड़ी पार्टियां हैं, इस्लाम पार्टी, AIMIM पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी। ऐसे में शिवसेना एकनाथ शिंदे के मंत्री पहुंचे हैं AIMIM के नेता से मुलाकात करने के लिए, तो जरूर आपस में गठबंधन बनाने को लेकर चर्चा करने के लिए गए होंगे और हो सकता है कि गठबंधन ना बनाए तो AIMIM को बाहर से सपोर्ट करके शिंदे यहां पर AIMIM का मेयर बना दे दोस्तों। इससे इस्लाम पार्टी को नुकसान होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या AIMIM पार्टी इस्लाम पार्टी को सपोर्ट करके उनका मेयर बनवाएगी, क्योंकि अगर मुस्लिम समाज के लोगों की हित की बात AIMIM करती है तो उनको किसी भी मुस्लिम समाज की पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या इस्लाम पार्टी को सपोर्ट करेगा AIMIM बिना किसी शर्त? ये देखने वाली बात है दोस्तों, लेकिन बातचीत चल रही है शिंदे के मंत्री के साथ में, तो जरूर AIMIM के साथ में गठबंधन बनाने को लेकर चर्चा चल रही होगी। डायरेक्ट गठबंधन नहीं तो पीछे से सपोर्ट करने को लेकर कुछ राजनीति की जा सकती है। ऐसे में अगर इस्लाम पार्टी के खिलाफ यहाँ पर काम किया गया तो समझ में आ जाएगा कि मुस्लिम समाज के लोगों की बड़ी संख्या में रहनुमाई करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना AIMIM का काम नहीं है, बल्कि AIMIM का काम बीजेपी और शिवसेना को सपोर्ट करना है। अब देखना यह है कि MIM वाले क्या फैसला लेते हैं दोस्तों, मीम वाले क्या फैसला लेते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि यहाँ पर इस्लाम पार्टी को ही अपना मेयर बनाना चाहिए, उनके पास 35 सीटें हैं, उनको 7 और लोगों की जरूरत है दोस्तों। ऐसे में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस दोनों मिलकर अगर सपोर्ट कर दे तो आराम से इस्लाम पार्टी खुद का मेयर बना लेगी। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का इक्वेशन बनता है। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें
ऐसा कोई दिन नहीं होता दोस्तों जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता या तो उल्टे कांड करके माफी ना मांगता हो या फिर उल्टे बयान देकर माफी ना मांगता हो, यानी थूक कर चाटने का हर दिन कोई ना कोई मामला सामने आता रहता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर बीजेपी के नेता महिलाओं को हड़का रहे थे, धमका रहे थे और लाडली बहन योजना के नाम पर बोल रहे थे कि आप लोगों को पैसा तो मिल रहा है लेकिन महिलाओं को बीजेपी के कार्यक्रम में आना भी पड़ेगा, यानी हाजिरी देनी पड़ेगी। बीजेपी के जो चुनावी कार्यक्रम या दूसरे कार्यक्रम होते हैं उसमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार लाडली बहन योजना का पैसा देती है तो महिलाओं को इस तरीके से हाजिरी देनी पड़ेगी, रैलियों में आना पड़ेगा, यानी पैसे देकर खरीदने जैसी बातें हैं दोस्तों कि हम पैसा दे रहे हैं तो हमारे कार्यक्रम में आप क्यों नहीं आएंगी। इस पूरे मामले को लेकर मंत्री का जब विरोध शुरू हुआ तो उसके बाद अब मंत्री लाइन पर आ गए हैं। लाडली बहनों पर बयान देकर बीजेपी के मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री फंस गए हैं दोस्तों। बीजेपी के नेता घमंड दिखा रहे थे और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने विवादित बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया। बाद में मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, उनके बयान का वो मतलब नहीं था जो दावा किया गया। और 5 फरवरी की यह घटना है दोस्तों, सीहोर के धमदा गांव में कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि यहाँ पर 894 लाडली बहनें हैं जिनको 1500 रुपए हर महीने हम लोग दे रहे हैं, लेकिन कितने लोग यहाँ पर आए हैं इस दिन सबको बुलाना पड़ रहा है, आप लोगों को तो पहले ही आना चाहिए था, 1500 रुपए मिल रहे हैं, जो लोग नहीं आएगा हमारे कार्यक्रमों में उनका नाम हम लिस्ट से हटा देंगे, यानी महिलाओं को खुलेआम धमकी दी जा रही है। कांग्रेस के नेता जीतू पटवानी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री को सार्वजनिक तौर पर यानी जनता के सामने आकर माफी मांगना चाहिए। शैलेंद्र पटेल ने बीजेपी के नेता को बेइज्जत जनता पार्टी बताया और कहा कि ये महिलाओं को गुलाम समझने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी मंत्रियों का घमंड करार देते हुए माफी की अपील की, माफी की मांग की दोस्तों, और जब दबाव बना तो उसके बाद जाकर बीजेपी के नेता ने माफी मांगी है, जो इस मामले पर कहीं ना कहीं पहले कन्नी काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विरोध बढ़ता देख अब माफी मांग ली गई है। अगर आप भी मानते हैं कि फिर वही बात है कि जो मन करे वो बोल दो और बाद में थूकर चाट लो, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बार फिर से अपने बयान पर बैकफुट पर जाते हुए नजर आए दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर एक बात सब लोग जानते थे दोस्तों कि सुनेत्रा पवार को अजित पवार की मौत के बाद अचानक से उप मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि उनकी पार्टी में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि पूरी की पूरी एनसीपी अजित पवार की पार्टी शरद पवार के कंट्रोल में ना आए, इसीलिए अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया दोस्तों। जबकि 4 ही दिन हुए थे अजित पवार की मौत के, कम से कम 13-14 दिन के बाद इस तरीके का कोई फैसला लिया जाता है। इसके बावजूद कि अजित पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार, उनको 4 दिनों के अंदर ही उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ लेने के लिए बोल दिया गया दोस्तों। और इसके पीछे जिस व्यक्ति का नाम, जिस नेता का नाम आ रहा है एनसीपी की ओर से, वो है सुनील तटकरे। ऐसा हम नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के नेताओं ने दावा किया है दोस्तों। शिंदे के नेता रामदास कदम ने कहा कि एनसीपी ने महाराष्ट्र के अंदर आनंद फानन में फैसला लिया और सुनील तटकरे के कहने के बाद सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर नियुक्त किया गया, उनको शपथ दिलवाया गया। और महाराष्ट्र के अंदर महायुति सरकार दिसंबर 2024 से चल रही है, लेकिन अजित पवार की मौत के बाद एनसीपी अजित पवार गुट में टूट को लेकर खबरें चल रही थी दोस्तों। सुनेत्रा पवार को अचानक से उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर शरद पवार ने भी कहा था कि उनकी पार्टी को इस बारे में नहीं बताया गया, परिवार को भी नहीं पता चला कि आखिर अचानक से ये फैसला किसने ले लिया। शरद पवार की नाराजगी के बाद रामदास कदम का ये बयान कि सुनील तटकरे ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अजित पवार की पत्नी पर दबाव बनाया कि वो जल्दी से जल्दी शपथ ले ले। एक तरीके से अजीत दादा की पत्नी को थोड़े दिनों तक दुख को सहन करने के लिए और समय देना चाहिए था दोस्तों। 13 दिनों तक तो कोई ऐसा काम नहीं होता, इसके बावजूद जल्दबाजी में शपथ दिलवाया गया और इसके पीछे सुनील तटकरे का नाम बताया जा रहा है। और क्योंकि रामदास कदम ने यह बयान दिया है तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि पूरी तरीके से निराधार आरोप है, गलत आरोप है, ऐसे बयानबाजी नहीं होना चाहिए। अब धीरे धीरे करके सुनेत्रा पवार से जुड़े मामले को लेकर पहले शरद पवार ने सवाल खड़ा किया, अब शिंदे के मंत्री सवाल खड़ा कर रहे हैं, कुछ दिनों में बीजेपी के मंत्री सवाल खड़ा करेंगे। अभी तो खूब उठापटक होने वाली है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कोर्ट द्वार के अंदर मोहम्मद दीपक का खुलकर बचाव किया है दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें मोहम्मद दीपक के समर्थन में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में चंद्रशेखर आजाद ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मोहम्मद दीपक पर उंगली भी उठी तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी, मोहम्मद दीपक पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। उन्होंने मोहम्मद दीपक का खुलकर समर्थन करने का ऐलान किया है। ऐसे में कई सारे नेता और खुलकर अब मोहम्मद दीपक के समर्थन में कूदे हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने भी समर्थन में कहा था कि मोहम्मद दीपक जैसे हमें लोगों की जरूरत है देश के अंदर, देश को बचाने के लिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ देश के प्रमुख मजदूर संगठन C2 और AIWU और अखिल भारतीय किसान सभा ने हाल ही में अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ हुए व्यापार समझौते का शुक्रवार को कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह समझौता देश के कृषि उद्योग और रोजगार और नीतिगत सहायता के लिए खतरा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट से संबंधित सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी C2, अखिल भारतीय किसान सभा यानी AIKS और अखिल भारतीय कृषि श्रमिक संघ ने 12 फरवरी को आम हड़ताल के पहले राष्ट्रीय राजधानी में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को
संबोधित किया दोस्तों, और तीनों संगठन एक साथ इकट्ठा हुए हैं। मजदूर, श्रमिक और किसान संगठनों ने इकट्ठा होकर कहा है कि वो 12 तारीख को देशव्यापी हड़ताल करेंगे, देशव्यापी आंदोलन करेंगे, जिसमें किसान भी शामिल है और श्रमिक भी शामिल है, मजदूर भी शामिल है दोस्तों। यानी मनरेगा भी एक बड़ा मुद्दा है, किसानों के लिए एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो श्रमिक है दोस्तों उन सबके लिए लेबर कोड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो 4 लेबर कोड आए थे उसमें श्रमिकों के लिए कुछ नहीं है, बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में श्रमिकों को बेचा गया है। इन आरोपों के बीच में आंदोलन और ज्यादा तेज होता हुआ अब दिखाई देने लगा है। 12 तारीख को पता चलेगा जब शक्ति प्रदर्शन होगा और 3 बड़े देश के वर्ग, यानी एक तो श्रमिक वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग और तीसरा किसान वर्ग एक साथ उतरेंगे दोस्तों। तो देश के अंदर हो सकता है कि कई तरीके की सुविधाएं ठप हो जाए। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके जो अर्थव्यवस्था देश के अंदर होती जा रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आंदोलन जल्द देश के अंदर शुरू हो सकता है। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बार बार ईरान को डराने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, लेकिन ईरान ऐसा देश है दोस्तों जो डरता नहीं है, और अमेरिका के लिए यही सबसे बुरी बात है। दरअसल हुआ यह है कि अरब का एक देश है दोस्तों ओमान, जिसमें मैस्कट के अंदर एक बैठक बुलाई गई थी। मैस्कट की बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने लोगों को भेजा था, जो ईरान के प्रतिनिधियों यानी ईरान से आए लोगों से बातचीत कर रहे थे और उनसे कई सारे डील को लेकर चर्चा की जा रही थी। यानी ईरान को बोला जा रहा था अमेरिका के द्वारा कि तुम कोई भी यूरेनियम को और ज्यादा नहीं बढ़ाओगे, यानी तुम एटॉमिक हथियार बनाने की दिशा में कदम नहीं उठाओगे। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर बोल दिया, बल्कि ईरान को सपोर्ट भी मिला दोस्तों। ईरान को ओमान का सपोर्ट मिला और ओमान के सपोर्ट से ईरान ने अमेरिका को बोला कि हम लोग यूरेनियम का एनरिचमेंट यानी हथियार बनाने के लिए जो यूरेनियम इस्तेमाल होता है उसके बनाने पर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर कोई रोक नहीं लगाएंगे और उसको कहीं बाहर भी नहीं करेंगे। अमेरिका ऐसा बोल रहा है कि यूरेनियम का इस्तेमाल पावर बनाने के लिए ईरान को हमने करने दिया था, लेकिन ईरान अब उसे हथियार बनाने लगा है। इसीलिए ईरान को किसी दूसरी जगह पर जहां पर अमेरिका की निगरानी हो वहां पर यूरेनियम का एनरिचमेंट करना चाहिए, यानी यूरेनियम को पावर के लिए बनाना चाहिए, और अमेरिका की निगरानी में होगा तो यूरेनियम को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ईरान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग अपने देश के अंदर ही यूरेनियम का एनरिचमेंट करेंगे, यानी यूरेनियम से पावर बनाएंगे, और अभी हम हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन ये कह देना कि आप यूरेनियम लेकर किसी बाहर जगह पर आ जाओ जहां पर हम निगरानी करेंगे कि आप हथियार तो नहीं बना रहे, ये नहीं हो पाएगा। जब ये बात बोली गई दोस्तों ट्रंप को, तो ट्रंप के जो प्रतिनिधि थे जो वहां पर बातचीत कर रहे थे ईरान से, उन्होंने कहा कि फिर आगे बातचीत नहीं हो सकती, और फिर ईरान के जो प्रतिनिधि थे वापस लौट आए। इसके बाद अमेरिका और ज्यादा भड़क गया दोस्तों। अमेरिका की ओर से अपने नागरिकों को जो ईरान में अभी मौजूद है उनसे कहा गया है कि आप लोग हवाई जहाज से ईरान छोड़ने की कोशिश भी मत करिए, आप लोग जमीन के माध्यम से यानी बॉर्डर क्रॉस करके किसी भी और देश चले जाइए, जल्दी से जल्दी ईरान छोड़िए। और ये सिक्योरिटी अलर्ट भेजा गया है ईरान को यूएस के द्वारा। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार की सियासत में बीते दिन जोरदार तरीके का ड्रामा हुआ। पूर्णिया से जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, 31 साल पुराने मामले को लेकर पटना पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने 1995 में पटना के अंदर एक घर पर कब्जा कर लिया था, और जो घर उन्होंने कब्जाया था वहां पर वो रहने के लिए, किराए पर रहने के लिए गए थे। पप्पू यादव ने इस किराए के घर में पहले अपना दफ्तर खोला, फिर उस पर कब्जा किया, और इसे लेकर उनके खिलाफ मकान मालिक ने FIR दर्ज करवाई थी, और अब जाकर गिरफ्तारी हुई है दोस्तों। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की 31 साल के बाद जाकर ये गिरफ्तारी हुई है, जबकि 20-22 साल से तो नीतीश कुमार की सरकार है, तो पप्पू यादव के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, अब जाकर हुआ है। तो इससे पता चल रहा है कि जिस तरीके से पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में अब आ गए हैं, तो अब उन पर इस तरीके का एक्शन तो होना ही था दोस्तों, और एक्शन एकदम बेशर्मी के साथ किया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बिहार में अब कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा पप्पू यादव बनने वाले थे, उससे पहले उनको कहीं ना कहीं निशाने पर लिया जा रहा है। क्या आप मानते हैं दोस्तों कि ये नॉर्मल तरीके से सब कुछ हो रहा है, या फिर किसी के इशारे पर ऐसा किया गया? क्योंकि पप्पू यादव एकदम ब्लंट नेता है, खुलकर बोलते हैं, नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटते, और डंके की चोट पर गांधी परिवार के साथ खड़े रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि पप्पू यादव फिर जेल से बाहर आ जाएंगे और फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता कम नहीं होती, वो लोगों के बीच में रहते हैं, और बार बार जेल भेजकर भी कई बार कोशिश की गई है, लेकिन पप्पू यादव की लोकप्रियता कम नहीं होती दोस्तों। और वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, जैसे जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता है जिन पर दिन दहाड़े हत्या के आरोप लगते रहते हैं और वो जेल में चले जाते हैं तब भी जीत जाते हैं। पप्पू यादव एक ऐसे नेता है जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, और जिन पर जो आरोप लगते हैं वो कभी कुछ कब्जा कर लेने का, कभी किसी के साथ मारपीट कर देने का, यानी राजनीतिक पॉलिटिकल सारे आरोप लगते रहते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों सीएम की पत्नी के द्वारा 12,000 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा के खिलाफ असम कांग्रेस ने जन यात्रा निकाली है। असम कांग्रेस ने हेमंत बिस्वा शर्मा से भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हु इज HBS नाम से कैंपेन शुरू किया है। यानी हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगा है कि हजारों एकड़ जमीन कब्जाई गई है, यानी करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जे के उन पर आरोप लगे हैं। 12,000 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है, और इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा के बेटे पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे दोस्तों, और परिवार से जोड़कर कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा को तो भ्रष्टाचारी अमित शाह ने
पहले ही बोला था। और ऐसे में भ्रष्टाचार के जिन व्यक्तियों पर ज्यादा आरोप लगते हैं दोस्तों, बाद में वो उतना बड़ा हिंदुत्ववादी नेता बन जाता है और भाजपा के अंदर उसे उतनी ज्यादा तारीफें मिलने लगती है। इसे पता चलता है कि अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए नेता हिंदुत्व की राजनीति करने उतर जाते हैं और भाजपा वाले तालियां पीटते हैं, जबकि उनको देखना चाहिए कि यही वो नेता है जिस पर अमित शाह और बीजेपी के लोग आरोप लगाते भ्रष्टाचार का, और आज उनके लिए हिंदुत्ववादी नेता बन गए हैं, सबसे बड़ा चेहरा बन गए। यहाँ तक कि मोदी से बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा एचबीएस बन चुके हैं, जबकि भ्रष्टाचार के इन पर इतने गंभीर आरोप है दोस्तों जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पंजाब कांग्रेस ने अमृतसर के अंदर मनरेगा बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के रैली में लोगों की जो भीड़ है उससे पता चल रहा है कि अमृतसर के अंदर कांग्रेस पार्टी का दबदबा लगातार बना हुआ है और कांग्रेस पार्टी यहां पर अमृतसर के अंदर किसी पर निर्भर नहीं करती है, जैसा कुछ लोगों को लग रहा था। नवजोत सिंह सिद्धू सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को अमृतसर में उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है पंजाब में, इसका ये जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। और नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी से चले गए हैं तभी कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नवजोत सिंह सिद्धू को लोग अपने क्षेत्र में जानते भी नहीं है, ये बात है। खासकर एक नेता के तौर पर तो नहीं ही जानते हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अपने क्षेत्र में रहते ही नहीं है दोस्तों, केवल बातें बड़ी बड़ी बोलते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। और अब जब काम निकल चुका है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया था पार्टी के अंदर के नेताओं से पंगा लेकर भी, तभी अब उन्हें कांग्रेस में नहीं रहना, तो इससे पता चल रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी अपने नए लोकल लीडर्स की ओर देख रही है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखता है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत